This is my student support system. Keep watching, keep learning. अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है और राइट इलियक फोर्सा में शुरू होती है और समाप्त होती है ये एनस में। इसका जो व्यास है, डायमीटर है, वो 6.5 सेंटीमीटर होता है और ये छोटी आंत के चारों तरफ एक धनुषाकार आर्च बनाती है इस प्रकार। ठीक है, छोटी आंत अंदर है और बड़ी आंत इसके चारों तरफ। इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो है सीकम, कोलन, रेक्टम और एनल है ना। सीकम क्या है? सीकम यह बड़ी आंत का पहला हिस्सा है जो एक डायलेटेड एरिया है और इसका एक ब्लाइंड एंड है। ऊपर की ओर यह आरोही वृदांत्र या असेंडिंग कोलन के साथ जुड़ता है। जहां पर ये दोनों जुड़ते हैं वहां पर एक इलियोसिकल वाल्व होता है जो इलियम से इसमें ओपन होता है। इसके लास्ट एक एंड पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है जो एक छोटी सी पतली सी नली होती है और ये 8 से 9 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी जो संरचना है वो जीआईटी की सारी संरचना की तरह होती है। उसमें 4 लेयर्स होती हैं बट इसके अंदर लिम्फोइड टिश्यू ज़्यादा होते हैं जो बैक्टीरियाज को या वायरस को समाप्त करते हैं और डिफेंस में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है कोलन। कोलन को फिर आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। असेंडिंग कोलन जो ऊपर की तरफ जाता है, आरोही वृदांत्र यह ऊपर की ओर सीकम से शुरू होता है और लीवर के लेवल तक जाता है। वहां से ये ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ वृदांत्र बन जाता है और उस जहां से ये मुड़ता है उस जगह को हम इसका पार्ट को यकृत का फ्लेक्चर या हिपेटिक फ्लेक्चर बोलते हैं। उसके बाद ट्रांसवर्स कोलन है। ट्रांसवर्स कोलन लिवर से शुरू होता है और स्प्लीन तक जाता है। ठीक है, और ये एक लूप के समान होता है जो डुओडेनम के सामने और स्टमक के सामने की तरफ होता है। स्प्लीन के लेवल पर जाकर ये तेजी से मुड़ता है, उस पार्ट को हम स्प्लीनिक फ्लेक्चर बोलते हैं और फिर वो डिसेंडिंग कोलन या अवरोही वृदांत्र बन जाता है। डिसेंडिंग कोलन या अवरोही वृदांत्र ये है यहाँ पर, ये नीचे की ओर आता है और नीचे ये सिग्मोइड कोलन में कन्वर्ट हो जाता है। सिग्मोइड कोलन एक लगभग एस शेप का कोलन है जो लास्ट में रेक्टम में एंटर करता है। अब यहाँ पर हम इसके पार्ट्स को क्लियर देख सकते हैं। ये सीकम है, ये अपेंडिक्स है, यहाँ से इलियम आई जो इलियोसिकल वाल्व के थ्रू सीकम में प्रवेश करती है और ये असेंडिंग कोलन, ये हिपेटिक फ्लेक्चर, ट्रांसवर्स कोलन, स्प्लेनिक फ्लेक्चर, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, रेक्टम एंड एनस। अब हम देखते हैं कि इसका जो रेक्टम पार्ट है वो लगभग 13 सेंटीमीटर बड़ी आंत का हिस्सा है पर थोड़ा उससे कुछ पतला पार्ट होता है। ये सिग्मोइड कोलन से शुरू होता है। जैसे सिग्मोइड कोलन खत्म होता है तो उसके बाद रेक्टम शुरू हो जाती है और एनस या गुदा में समाप्त होता है। एनल कैनाल लगभग 3.8 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये एक छोटा सा रास्ता है और मलाशय से बाहर की तरफ जाता है। 2 स्फिंक्टर्स इसको कंट्रोल करते हैं, आंतरिक स्फिंक्टर और बाहरी स्फिंक्टर। जो आंतरिक स्फिंक्टर है वो स्मूथ मसल से बना होता है जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है और जो बाहरी स्फिंक्टर है वो स्केलेटल मसल से बना हुआ है जो हमारे जो कंट्रोल में होता है, स्वैच्छिक नियंत्रण में होता है। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की संरचना देखें तो इसमें भी वही 4 लेयर्स होती हैं टिश्यूज की, बट जो मस्कुलर लेयर है उसमें जो लॉन्जिट्यूडिनल है वो पूरी चारों तरफ ना होके केवल 3 बैंड बनते हैं जिसको हम टीनिया कोलाई कहते हैं और इसमें पाउच जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें होस्ट्रा के नाम से जाना जाता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो फूली हुई संरचनाएं हैं 1 2 3 इस प्रकार की, इनको हम होस्ट्रा कहते हैं और ये जो बीच में एक बैंड दिखाई दे रहा है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का, ये टीनिया कोलाई। अब हम आते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी क्या कंडीशन है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन में गोबलेट सेल्स होती हैं जो म्यूकस सीक्रेट करती हैं, बट ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये रेक्टम के लेवल पर नहीं होती है। रेक्टम और एनस में ये नहीं होंगी, इससे ऊपर तक ये होती हैं। रेक्टम में और
जो एनस है वहां पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होगी। मलाशय के जो ऊपर की तरफ जो एनस में है वो मलाशय की जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है उससे जुड़ी होती है, और नीचे की तरफ स्किन से ये जुड़ जाती है, क्योंकि उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन के बाद डायरेक्ट स्किन शुरू हो जाती है एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाद। इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है रेक्टम की और जो एनस की, उसमें 6 से लेके 10 ऊर्ध्वाकार या वर्टिकल सलवटें या फोल्ड्स होते हैं, जिनको हम रेक्टल कॉलम कहते हैं, एनल कॉलम्स कहते हैं। और इनके अंदर सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और वेन्स की टर्मिनल ब्रांच होती है, यानी लास्ट जो ब्रांच होती है वो इसके अंदर होती है। उसके बाद आता है कि लार्ज इंटेस्टाइन के काम क्या है, फंक्शंस। तो सबसे पहला काम है एब्जॉर्प्शन। जो भी बचा हुआ लिक्विड मटेरियल है, वाटर है, वो मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, और उस लेवल तक एब्जॉर्ब हो जाता है कि जब फीकस की या स्टूल की एक सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी ना बन जाए। इसके अलावा कुछ खनिज लवण, विटामिन और कुछ ड्रग्स भी बड़ी आंत से एब्जॉर्ब होती है। उसके बाद माइक्रोबियल एक्टिविटी। बड़ी आंत में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मली वहां रहते हैं। उनमें ई कोलाई, एंट्रोबैक्टर एरोजेन, स्ट्रेप्टोकोकस फीकलिस, क्लोस्ट्रीडियम परफेंजेस आदि शामिल हैं। ये सामान्य रूप से मनुष्य के लिए हानि रहित होते हैं। ये कुछ इवन कार्य ही करते हैं जो विटामिन के और फोलिक एसिड को बनाते हैं, संश्लेषित करते हैं। बट यदि शरीर के दूसरे हिस्से में चले जाएं तो ये रोग पैदा कर सकते हैं। जैसे ई कोलाई यदि मूत्राशय में या ब्लैडर में पहुंच जाए तो उसका संक्रमण हो जाता है, सिस्टाइटिस हो सकता है। उसके बाद है मास मूवमेंट या मास पेरिस्टालसिस। नॉर्मली जो पेरिस्टालसिस कंटिन्यू हो रही होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वैसा कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है। केवल समय समय पर, यानी 1 घंटे में 1 या 2 बार एक मास मूवमेंट होती है ट्रांसवर्स कोलन में, केवल ट्रांसवर्स कोलन में, और वो सारे उस कंटेंट को डाल देती है डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलन में। ये जो मास मूवमेंट है ये कई बार स्टिमुलेट होती है खाना खाने से। जैसे ही भोजन स्टमक में पहुंचता है ये एक वेव चलती है ट्रांसवर्स कोलन में, इसीलिए इसे हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स भी कहते हैं। उसके बाद आता है डेफिकेशन या पासिंग ऑफ द स्टूल। आमतौर पर जो रेक्टम है वो खाली होता है, बट जैसे ही मास मूवमेंट होती है और कुछ जो फीकल मैटर है वो रेक्टम में पहुंचता है तो वहां वो इकट्ठा होता है, और जब वो स्ट्रेच होता है, भर जाता है, तो नर्व एंडिंग्स डेफिकेशन के लिए रिफ्लेक्स पैदा करती हैं। ये जो रिफ्लेक्स है ये शिशुओं में तो कंट्रोल नहीं होता, तो अपने आप पोटी पास कर देता है बच्चा। बट 2 से 3 साल के बाद उसमें जो कंट्रोल है वो डेवलप किया जा सकता है, और वो हमारे स्वैच्छिक नियंत्रण में आ जाता है। स्पेशली जो आउटर स्फिंक्टर है, बाहरी जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है उसका कंट्रोल, और उसको हम कुछ समय के लिए रोक सकते हैं जब तक कि सुविधाजनक समय या सुविधाजनक स्थिति में ना हो स्टूल पास करने के लिए। My student support system. Keep watching, keep learning.